एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज किस वीडियो में बच्चों हम क्या समझने वाले हैं, आज किस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है जी। तो आप जैसे ही चैप्टर का नाम आप देखते हैं, चैप्टर का नाम सुनते हैं, आपको लगता है कि भैया ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं क्या? रोशन भैया कब से ज्योग्राफी पढ़ाने लगे? रोशन भैया तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी कब से पढ़ाने लगे? देखिए जी, ये पॉलिटिकल साइंस का ही विषय है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसको डालने के पीछे का जो रीजन है, देखो पर्यावरण के बहुत सारी समस्याएं आधुनिक विश्व की अगर हम बात करें तो आधुनिक विश्व में आपको पता है कि पर्यावरण के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। वैश्विक स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत में छेद होने की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है ना। जो स्वस्थ जल है वो लगातार स्वच्छ जल जो है वो लगातार कम होता जा रहा है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये सारी ऐसी समस्या है जिनके समाधान के लिए वैश्विक राजनीति में जितनी भी सरकारें हैं, देश की जो सरकारें हैं, वो सब एकत्रित होकर ही इन पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगी। और जब सरकार किसी चीज में शामिल हो रही है तो वो मुद्दा फिर ज्योग्राफी का नहीं रह जाता, है ना, वो मुद्दा बन जाता है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसी वजह से हम इसमें पॉलिटिकल साइंस में पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं अभी आधुनिक विश्व में हमें देखने को मिल रहा है, उन सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे। उन समस्याओं के समाधान के लिए विश्व राजनीति में कौन कौन से कदम आज उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं अभी तक, उसके बारे में हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी। तो चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा चैप्टर है। कोशिश यही रहेगी कि 40 से 45 मिनट में इस चैप्टर को हम कर ले कंप्लीट। ठीक है जी। तो देखिए, आप सभी को पता है कि रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे आपको एनिमेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है। आप अगर हमारी एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है, एनिमेशन के माध्यम से पूरा सिलेबस ही करवा रखा है, तो एनिमेटेड वीडियो को भी देखें। एनिमेटेड वीडियो को देखने का बेनिफिट ये है कि आप कम समय में चीजों को समझ पा रहे हैं, और एनिमेटेड वीडियो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मेरे हिसाब से अभी के समय में यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियो बहुत चल रहा है, और रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे पूरे जो सिलेबस आपका है वो सेम ही सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। ये एनिमेटेड वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, खास करके जब आप रिवीजन लगाए ना, तो रिवीजन के समय तो मैं यही कहूंगा कि आपको एनिमेटेड वीडियो का जो प्लेलिस्ट है भाई लाइन से देख डालना। ठीक है। इसके अलावा देखो, रोशन साइंस स्टडी पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है रोशन साइंस स्टडी पॉइंट के नाम से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें आप मेरे को। और साथ ही साथ अगर आप पीपीटी फ्री में पाना चाहते हैं, फ्री में पीपीटी लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे मैं फ्री में पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी। देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको पेड हम पीडीएफ दे रहे हैं। उस पीडीएफ की खासियत ये है कि उसमें हम नोट्स के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर देते हैं, तो इसलिए कुछ पेमेंट आपको करना होता है। लेकिन सिर्फ आप अगर हमारी पीपीटी चाहते हैं, पीपीटी से स्टडी करना चाहते हैं, पीपीटी बिल्कुल फ्री में मैं सबको प्रोवाइड कराने वाला हूं। उसके लिए कोई भी चार्ज मैं बच्चों से नहीं लेने वाला। ठीक है जी। तो चलिए फिर आप चलते हैं अपनी पीपीटी में और एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जैसे ही आप अगर एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी बुक को ओपन करते ही आपको सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया है इस टॉपिक में, है ना। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जानी चाहिए? आखिर ऐसी क्या भाई पर्यावरण के सामने ऐसी क्या समस्याएं आ रही है जिसके वजह से हमें विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए? देखिए, लगातार आप सभी को पता है कि जो कृषि योग्य जो भूमि है ना, कृषि योग्य जो भूमि है जिसमें हम खेती कर सकते हैं, ऐसी जमीनें लगातार कम होती जा रही है नगरीकरण की वजह से, या फिर उद्योग धंधे लग रहे हैं। इस वजह से क्या है, कृषि योग्य भूमि लगातार कम होता जा रहा है। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रहा है ना। जो फैक्ट्री वगैरह चल रहे हैं उसकी वजह से वैश्विक तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। जैसे कि ग्लेशियर आपको पता है पिघलता जा रहा है लगातार, और ऐसी समस्या आ सकती है कि जितने भी देश समुद्र किनारे स्थित है वो एक समय समुद्र में डूब जाएंगे। जैसे कि इंडिया में आप बंबई की बात कर लो, या फिर आप चले जाओ बांग्लादेश, और जितने भी नीचे साउथ में आप बात कर लो, मालदीव की बात कर लो, तो ये सब समुद्र के आसपास स्थित है और ये सारे एरिया डूब जाएंगे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने की वजह से, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, है ना। पीने योग्य पानी में लगातार कमी देखने को मिल रही है ना। पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सीमित संसाधन जो हमारे संसाधन है उसका हम लगातार दोहन करते जा रहे हैं, हमारे सीमित संसाधनों का हम लगातार दोहन कर रहे हैं ना। मानव अस्तित्व को इन सभी चीजों से क्या है जी, बहुत ज्यादा खतरा है। ओजोन परत में लगातार छिद्र होता जा रहा है ना। जिससे कि जो आपको पता है, जो परावैंगनी किरणें जो आती है सूर्य से, जो परावैंगनी किरणें निकलती है, अगर ओजोन परत में छिद्र हो गया तो वो परावैंगनी किरणें जो है वो सीधा हमारे पृथ्वी पे आ जाएगा, जिससे कि हमारे स्किन को
बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है जी, तो ये ऐसे कारण है जिससे कि हमारे को पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। अभी बहुत सारे पॉइंट है, इससे यहीं पे हमारा खत्म नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो उपजाऊ जो मृदा है उसमें लगातार कमी होती जा रही है ना। दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है अब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मौजूदा जो भी उपजाऊ जमीन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका उर्वरता जो है, उर्वरता यानी कि जो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है। चारागाहों के चारे खत्म हो गए हैं, पशुओं के लिए चारे ही नहीं बचे भाई, पशु क्या खाएंगे बताओ, है ना। मत्स्य भंडार भी लगातार कम होते जा रहे हैं। आप मछली खाते हो भाई, एक समय आएगा जब मछली भी आप नहीं मार पाओगे, क्योंकि आप समुद्र को गंदा कर रहे हो, आप नदियों को गंदा कर रहे हो भाई। वहां पे क्या मछलियां जिंदा रह सकती है? आप यमुना नदी के गंदे नाले में क्या मछलियों को जिंदा रख सकते हो? वो भी मर जाते हैं उसमें, ठीक है ना। जलाशय की जल राशि बड़ी तेजी से कम होती जा रही है और उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो भी जलाशय हमारे आसपास आप देख लो वो सब गंदे नाले में बदल चुके हैं, है ना जी। और उसमें जो प्रदूषण है वो बहुत बढ़ गया है और उनमें पानी भी लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है, यानी कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो ये आसान पॉइंट था भाई, यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ देखने को नहीं मिल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो स्वच्छ जल है उसमें भी लगातार कमी आती जा रही है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये डाटा आप याद रखिए, 66.3 करोड़ जो जनता है उसको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है ना। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधाओं से वंचित है। मतलब साफ सफाई की जो सुविधाएं हैं वो लगभग 2 अरब 40 करोड़ लोगों को नहीं मिल पा रहा। विकासशील देशों की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, है ना, ये सब विकासशील देशों में ही आ जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश है, जैसे कि आपको पता है कि विश्व को हम 2 गोलार्ध में बांटते हैं, है ना। ऊपर वाला ये है उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला पूरा दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। तो ये जितने भी विकसित देश है उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं और विकासशील देश जो है ये सब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है कि भैया ये सारे विकासशील देश है और यहाँ पे लगभग 2 अरब 40 करोड़ आबादी को साफ सुविधा की जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं मिल रही है। और 30 लाख से ज्यादा बच्चे जो है हर साल साफ पानी ना मिलने के कारण मौत के शिकार हो जा रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा बच्चे, ये देख सकते हो, एक बहुत ही भयंकर डाटा है ना। 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल साफ पानी ना मिलने के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। देखो इंडिया जैसे देश में फिर भी बहुत ठीक है। आप अफ्रीका जाए, अफ्रीका में देखिए, है ना, वहां पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है भाई, बहुत ही ज्यादा। जो अल्प विकसित देश है सारे ज्यादातर अफ्रीका में ही आ जाते हैं। देखो प्राकृतिक वन जो है उसका लगातार नुकसान हो रहा है, वनों की कटाई कर रहे हैं लगातार, लोगों का विस्थापन होता है। जब वनों की कटाई होती है तो सिर्फ लोगों का विस्थापन नहीं होता, जीव जंतुओं का भी विस्थापन होता है, उनका भी सर्वनाश हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि वन से जुड़े जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो वनों में ही रहते हैं, जो जीव जंतु है बहुत सारे वो वनों में रहते हैं। और वनों की जब कटाई होगी तो इन सभी को नुकसान होगा ही होगा। जैव विविधता को नुकसान होता है, जैव विविधता सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरे जैव विविधता को नुकसान होता है। जैव विविधता का मतलब क्या है कि इस वातावरण में अलग अलग जीव जंतु निवास कर रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। वन हमारी जलवायु के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, परंतु इनकी कमी हमारी जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, ना। तो वनों की लगातार कटाई हो रही है जो कि हमारे जलवायु के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। आपको पता है कि जहां पे वन होंगे वहां पे जीव जंतु होंगे, वहां पे मतलब जो प्राकृतिक जो नेचर है, नेचर का मतलब बिल्कुल स्वच्छ रूप आप देख पाएंगे। जहां पे वन है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे वर्षा अधिक होते हैं, है ना, खुशहाली ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बताएंगे। कुछ और पॉइंट है, देखो ओजोन परत में छेद, ओजोन परत में छेद की घटना देखने को मिल रही है। धरती के ऊपर का जो वायुमंडल है में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ओजोन गैस जो है, धरती के वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा जो है लगातार कम होती जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इस पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के समक्ष अब यह कार्य है कि वह कैसे ओजोन परत को बचाए, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखें पर्यावरण की चिंता क्यों होनी चाहिए, तो उपजाऊ भूमि की लगातार कमी होती जा रही है ना, वनों की हम लगातार कटाई कर रहे हैं, वैश्विक ताप वृद्धि होते जा रही है, ओजोन परत में छेद जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जैव विविधता की हानि देखने को मिल रही है। तो ये मुख्य पॉइंट है, इन्हीं को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है।
4-5 मुख्य पॉइंट बनते हैं जो कि यहाँ पे समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, सरल और स्पष्ट भाषा में। तो इस पीपीटी को आप, इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो टेलीग्राम पे जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। वहां पे इसकी पीपीटी के अलावा सैंपल पेपर है, टेस्ट पेपर है, कोई इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो उसकी पीडीएफ आपको चाहिए, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है जी। देखो अब आगे आ जाते हैं, समुद्री स्तर प्रदूषित। जो समुद्र का जो स्तर है ना, स्तर, तटीय स्तर, जो खास करके हम तटीय स्तर की बात कर रहे हैं, जो समुद्र का जो तट है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रदूषित हम लोग करते जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्र का प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। एक भी समुद्र का जो मध्यवर्गीय भाग है, मध्यवर्गीय यानी कि लगभग बीच का जो भाग है वो साफ है, अभी स्वच्छ है, ठीक है। लेकिन इसका जो तटवर्तीय जो एरिया है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि भाई आप बीच पे जाते हैं, है ना, गोवा जाते हैं घूमने, आप कहीं और जा रहे हैं घूमने, आप जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो समुद्र किनारे जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पानी का बोतल पिया वहीं पे उसी में फेंक दिया, या फिर और कचरे फैला दिए वहां पे। तो इससे क्या है कि समुद्र का जो तटीय स्तर है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, बहुत ज्यादा गंदा होता जा रहा है ना। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है। जो समुद्र तटीय एरियाओं में लोग बसते जा रहे हैं, लगातार बस्तियां बसाते जा रहे हैं। अगर इन प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो समुद्रीय पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिलेगी हमारे को। तो ये सारी समस्याएं अभी आगे जाके और बढ़ जाएगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा शहरों में जा रहे हैं, मुंबई जैसे शहरों में जा रहे हैं, समुद्र किनारे बहुत घर बनाए जा रहे हैं, तो इससे आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। ठीक है जी। देखो पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, है ना। अभी हम पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन से पहले हम लिमिट्स टू ग्रोथ जो है शीर्षक से जो एक पुस्तक छपी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, देखो क्या लिखा है कि वैश्विक मामले से सरोकार का मतलब क्या होता है, संबंध। ठीक है जी, सरोकार का मतलब यहाँ पे क्या है, संबंध से। तो वैश्विक मामले से सरोकार रखने वाली एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम, ठीक है। क्लब ऑफ रोम क्या है, एक ऐसा समूह है जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करती है। तो क्लब ऑफ रोम ने क्या किया, 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। लिमिट्स टू ग्रोथ, इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाई ग्रोथ का मतलब कि जो ग्रोथ है, जो विकास है, जो समृद्धि है, उसका कुछ ना कुछ एक लिमिट होना चाहिए, लिमिट में रह के ही करना चाहिए। ये नहीं कि भाई विकास के आरे में आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जाओ, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो इस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, किसने, क्लब ऑफ रोम ने, है ना। कब, 1972 में। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधन के विनाश के अंदेशों को बड़ी खूबी से बतलाती है। मतलब कि ये जो पुस्तक है क्या बतलाती है कि किस तरीके से जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और उससे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के बारे में पुस्तक बताती है। उम्मीद करता हूं ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। और एक चीज और आप सभी को हर वीडियो में बताता चलता हूं कि अपने साथ भाई नोटबुक रखिए, है ना। आप अगर पीपीटी भाई टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप खुद से नोट्स लिख रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है जी। तो आप खुद से अगर नोट्स बना रहे हैं तो नहले पे दहला भाई, ऐसे बच्चों के प्रति मेरा सम्मान हमेशा रहेगा। अब पृथ्वी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। देखो पृथ्वी सम्मेलन, या इसको हम रियो सम्मेलन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सम्मेलन ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में बुलाई गई थी, हुई थी ये सम्मेलन, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम रियो सम्मेलन बोल देते हैं, या फिर पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है जी। तो पृथ्वी की रक्षा के लिए जो ये सम्मेलन बुलाया गया था रियो डी जेनेरियो में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। पृथ्वी की रक्षा यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना है हमारे को, है ना। तो 1992 में क्या होता है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास संबंधित एक सम्मेलन बुलाया जाता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, है ना। जेनेरियो जो शहर है यहाँ पे बुलाई जाती है, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। तो पर्यावरण और विकास से संबंधित, पर्यावरण की रक्षा और विकास से संबंधित एक सम्मेलन बुलाया गया था, कहां, रियो डी जेनेरियो में, इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और इसमें लगभग 170 देशों ने भाग लिया, हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया, और अनेक बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि एमएनसी जो होती है, एमएनसी है ना, जो कंपनीज है, बहुराष्ट्रीय निगम जो है, उन्होंने भी भाग लिया था। 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट छपी थी, इसके बारे में हमने ऊपर बात कर लिया। 1987 में
आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छपी थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के विकास के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने के लिए ये किए गए थे। आपको ये पुस्तक, ये रिपोर्ट हमने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट की हमने बात कर ली। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये सब पर्यावरण की रक्षा के लिए सारे रिपोर्ट प्रकाशित किए गए थे। खैर यहाँ पे हमें पृथ्वी सम्मेलन की बात करनी है। ये 2 पॉइंट को आप लिख लेना, फिर भी नोट डाउन कर लेना, अलग से कर लेना भाई इसको, ठीक है। अभी हम पृथ्वी सम्मेलन पे ज्यादा गौर करेंगे। यहाँ पे आगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में चीजें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर है ना। पर्यावरण की रक्षा किस तरीके से करनी है, इस पे विकसित और विकासशील देशों में आप अंतर समझते हैं, है ना। विकसित और विकासशील देश, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरी दुनिया को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक है ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम बांटते हैं दुनिया को। तो जो ऊपर वाले हैं भैया, इनका कहना यह है कि मतलब ये तो भाई विकसित देश है सारे, है ना, और नीचे वाले विकासशील देश है। अभी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी आएगी ना, तब ज्यादा अच्छे से मैं इसको समझा पाऊंगा। भाई अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं, बस इतना समझे कि ऊपर वाले जो है उत्तरी गोलार्ध वाले विकसित देश, दक्षिणी गोलार्ध वाले विकासशील देश कहलाते हैं, ठीक है। विकसित देशों की चिंता ओजोन परत के क्षय एवं वैश्विक तापमान को लेकर थी। विकासशील देश अपने तथा पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए चिंतित थे। अपने विकास, ठीक है, देखो जो विकसित देश है वो चाहते हैं कि ओजोन परत की रक्षा के लिए वैश्विक तापमान को लेकर सारी दुनिया एक साथ आ जाए, लेकिन जो विकासशील देश है उनको अपना विकास भी करना है और साथ साथ पर्यावरण में संतुलन भी स्थापित करना है। तो इन दोनों ही चीज को लेके चाहते हैं कि सरकारें जो है इन दोनों ही चीजों पर विचार विमर्श करें। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए, ठीक है। कुछ नियमाचार यानी कुछ नियम निर्धारित किए गए, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी, यानी कि वानिकी आप समझते हैं ना, ठीक है, वनों को लगाना वानिकी कहलाता है। तो इसको लेकर कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए थे, कुछ नियम निर्धारित किए गए थे, और इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ नए तौर तरीके सुझाए गए थे। एजेंडा 21 की हम बात करें यानी कि 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि 21वीं सदी में विकास का क्या तौर तरीका हमारे को अपनाना है, उसके लिए कुछ सुझाव इसमें दिए गए थे, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि विकास ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे उससे। इसी को टिकाऊ विकास का नाम दिया जाता है। टिकाऊ विकास यानी कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है और विकास भी करना है। तो एजेंडा 21 का मुख्य टॉपिक यही था कि विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए हो, विकास भी हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। इसको क्या कहा गया? एजेंडा 21 कहा गया था, ठीक है जी। एजेंडा 21 का मुख्य पॉइंट आप बता सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा भी है, सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसी को टिकाऊ विकास का तरीका कहा जाता है, ठीक है जी। तो वही बातें हैं जो कि मैं आपको समझा रहा हूं, वही सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद करता हूं ये पेज पूरा आपको दिख रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो विश्व की साझी संपदा की बात कर लेते हैं। विश्व की साझी संपदा, तो साझी संपदा से समझ में आता है ना भैया, साझी जो सबका है। अब जैसे मान लो कि आपके पिताजी की, है ना, मान लो कि घर में आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं, संयुक्त फैमिली में मान लो चाचा ताऊ वगैरह सब एक साथ रहते हैं, तो आपका जो घर होगा वो साझी होगा। साझी मतलब सबका होगा, उसमें सिर्फ आपका या आपके पिताजी का हक नहीं है, आपके चाचा जी का भी हक है और आपके चाचा जी के जो लड़के हैं उनका भी हक है। तो साझी मतलब जिसपे किसी एक समूह या एक व्यक्ति का हक ना हो, उसको हम साझी बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे हम विश्व की कुछ साझी संपदाओं की बात करने वाले हैं। कौन कौन सी साझी संपदाएं हैं? देखो क्या लिखा है कि साझी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिसपे किसी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है जी। सभी का अधिकार है, पूरे समुदाय का अधिकार है। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कि किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं आता, उसी को हम वैश्विक स्तर पे साझी संपदा कह देते हैं। इसका प्रबंधन जो है वो साझी तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। सभी देश मिलके जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है या जो संगठन है उसके माध्यम से इसकी देख रेख, इसका प्रबंध किया जाता है, ठीक है। इसे वैश्विक संपदा या मानव की साझी विरासत कह दिया जाता है। मानव की साझी विरासत या फिर वैश्विक संपदा, क्योंकि इस पे किसी एक देश का हक नहीं होता है ना। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल आ जाता है, अंटार्कटिका हमारा आ गया, समुद्री स्तर आ गया, ठीक है, अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष के पूरा एरिया की आप बात कर लो, तो ये सब साझी संपदा के एग्जांपल है। ये सब साझी संपदा में आ जाते हैं। वायुमंडल
पे किसी एक देश का हक नहीं है, सभी का हक है ना। अंटार्कटिका की बात कर लो, कोई भी जा सकता है वहां पे रिसर्च कर सकता है। समुद्र की बात कर लो, जाओ भाई समुद्र में घूमो आप। अंतरिक्ष में कोई भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी अपना सैटेलाइट भेज सकता है, ठीक है। तो ये है, देखो कुछ यहाँ पे संधियों की बात की गई है जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए संधियां की गई है। 1959 में ये जो संधि की गई थी अटलांटिक संधि, इसका डेट याद रखना अटलांटिक संधि का। इसके अलावा 1987 में मटेरियल न्याचार, ठीक है, और 1991 में अटलांटिक पर्यावरणीय न्याचार। ये सारी संधियां हैं, संधियों के नाम दे रखे हैं जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिए आप और डेट याद रखिए। एमसीक्यू में बस इतना ही आता है, ज्यादातर एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है, और डेट पूछे गए हैं। डेट और संधि का नाम भी याद रखना भाई, संधि का नाम भी याद रखना जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको इन संधियों के बारे में नहीं बताना, बस डेट और नाम याद रखिए, बहुत है। चलिए जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ठीक है। साझी का मतलब क्या होता है? सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। साझी जिम्मेदारी का मतलब क्या है? सबकी और अलग अलग, साझी भी हो और अलग अलग हो। तो इससे क्या समझ में आता है? देखो फिर से हम चलते हैं, वही बात करते हैं। मैंने बोला कि अगर हम इस पृथ्वी की बात करें ना भैया जी, तो पृथ्वी को हमने दो गोलार्धों में बांट दिया। पृथ्वी को हमने क्या किया? दो गोलार्धों में बांट दिया, है ना, ठीक है। ऊपर वाला हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा क्या है जी? उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे वाला हमारा ये वाला कौन सा है जी? दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। अब ऊपर के ज्यादातर एरिया आप देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड के मैप को उठाए, ऊपर के ज्यादातर आप देश देखेंगे तो जो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जैसे कि यूएसए आ जाता है, या यूरोप के बहुत सारे देश आ जाते हैं, रशिया वगैरह आ जाता है, ये सब डेवलप कंट्री है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, ये सब अच्छे खासे मतलब विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और नीचे इंडिया जैसे देशों की बात कर लो, ये दक्षिणी गोलार्ध का ही देश है इंडिया। अफ्रीका के बहुत सारे देश है, या फिर दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देश है, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं, और ये सब विकासशील देश है, अभी विकास कर रहे हैं। अब जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के देश है, जो कि विकसित देश है ना, इनका कहना क्या है? पर्यावरण की रक्षा की जब बात आती है तो विकसित देश कह देते हैं कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सबकी एक बराबर होनी चाहिए, सब एक बराबर इस पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे, ठीक है। ऐसा किसका कहना है? विकसित देशों का। विकासशील देशों ने बोला नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, विकासशील देशों ने बोला नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण को नुकसान सबसे पहले विकसित देशों ने पहुंचाया, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिकरण जो आया, उद्योग धंधे स्थापित हुए, इंडस्ट्री जहां पे सबसे पहले लगा वो विकसित देशों में लगा। यानी कि आपने सबसे पहले भाई नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को। हम तो अब इंडस्ट्री लगा रहे अपने देशों में, अब हमारे देश में औद्योगिकरण आ रहा है, और आप चाहते हैं कि भाई हम भी बराबर ही पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी उठाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो विकासशील देशों ने बोला कि ठीक है, पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी हम भी उठाएंगे, लेकिन आप लोग ज्यादा उठाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? विकसित देश वालों, आप लोग ना ज्यादा उठाओगे। तो इसी को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कह दिया गया कि भाई जो विकसित देश है वो पर्यावरण की रक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी उठाए, है ना, विकासशील देशों को कुछ छूट दी जाए इसमें। तो मतलब रक्षा की जिम्मेदारी सबकी होगी, लेकिन अलग अलग होगी। इसी को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया। एक बार रीड कर देता हूं फटाफट, तेजी में रीड कर देते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है। विकसित देश पर्यावरण के वर्तमान रूप पर ही चर्चा करना चाहते हैं। विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी एक बराबर हो। विकासशील देश का तर्क है कि विश्व में पर्यावरण को अधिक नुकसान विकसित देशों ने औद्योगिक विकास से पहुंचा है। जो विकसित देशों में जो औद्योगिक विकास हुआ, उसके वजह से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी ज्यादा उठानी चाहिए। विकासशील देश अपनी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगाया जाए जो कि विकसित देशों पर लगेगा, है ना। विकासशील देशों का कहना क्या है कि भाई जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, मतलब जो विकसित देशों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाए वो हमारे ऊपर ना लगाया जाए, है ना। हमारे ऊपर प्रतिबंधों से कुछ मुक्ति हमें मिलनी चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए। 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ ना, तो पृथ्वी सम्मेलन में इस बात को मान लिया गया। जो विकासशील देशों ने जो तर्क दिया कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी
सबकी होनी चाहिए, लेकिन विकसित देशों को इसकी रक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा उठानी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो इसको 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो मान लिया गया और इसी को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। ठीक है जी, तो ये समझ गए आप, आसान था बहुत। आगे आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UNFCCC, 1992 में भी कहा गया है। जो ये UNFCCC जो हुआ उसमें ये कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के नुकसान पे अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। मतलब कि ये जो आपका ये जो संधि हुआ है ना, ये जो संधि हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो संधि 1992 में हुई उसमें भी ये कहा गया है कि सभी देशों को पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उठानी चाहिए, है ना, लेकिन साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की जो बात है उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। देखो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की भी बात कर दी गई है। क्योटो क्या है, जापान का एक शहर है। क्योटो कहाँ है जी, जापान में। ठीक है, जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पे एक समझौता हुआ पर्यावरण की रक्षा के लिए। ग्रीन हाउस, खास करके जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर ले, मीथेन की जो जहरीले गैस जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे, तो उनसे मतलब मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्योटो में एक समझौता हुआ देशों के बीच में, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कह देते हैं। ये 1997 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1997 में, है ना। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है कि ग्रीन हाउस गैस को हमें क्या करना है, उसके उत्सर्जन को कम करना है। इस प्रोटोकॉल में यही बात कही गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, मीथेन की बात कर लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात कर लो, ये जैसे ये जहरीली गैसें होती है ना, कुछ गैस जो है जो कि वैश्विक ताप वृद्धि में क्या करते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो इसी को कम करने के लिए जापान के शहर क्योटो में 1997 में क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, है ना। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे। 1992 में ही इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय कर लिए गए थे। इस पे देशों ने हस्ताक्षर कर दिया था 1997 में। ठीक है जी, सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए। ठीक है जी, तो जो सिद्धांत इसमें बताए गए थे उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा UNFCCC है उस पे देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे इस पेज पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप उसको याद करके रखिए। चलिए जी, साझी संपदा के बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, वही सारी चीजें बता रखी है। देखो क्या लिखा है, साझी संपदा का, अबे भाई क्यों चेंज हो जा रहा है। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी एक समूह का हक ना हो, प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं जी, पहले ही बता चुका हूं ये, है ना। इसके पीछे मूल बात यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। यानी कि अगर सबका है तो भाई सब उसको रक्षा करने का जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। अगर हम अंतरिक्ष की बात कर ले तो एक देश उसको बचाने में लगा है और एक देश उसको खराब करने में लगा है, उसको बर्बाद करने में लगा है। पर्यावरण, वायुमंडल की बात कर ले तो एक देश जो है वो वायुमंडल को स्वच्छ करने में लगा है और दूसरा प्रदूषित करने में लगा है। तो ये चीज ठीक नहीं है, सभी को इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। निजीकरण, गहन खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है और उनकी गुणवत्ता और गरीबी को उनकी उपलब्धता से गरीबों को उनकी उपलब्धता में लगातार कमी देखने को मिल रही है ना। तो निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, गहन खेती, आबादी लगातार बढ़ रहा है, जिस पारिस्थितिक तंत्र में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जैव विविधता की हानि हो रही है ना। इससे क्या है, कहीं ना कहीं लोग जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, लोगों की जीवन की गुणवत्ता जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। चलिए जी, पर्यावरण पर भारत के मसले, भारत क्या राय रखता है पर्यावरण को लेके। बस फोन स्विच ऑफ ना हो जाए भाई, फोन के स्विच ऑफ होने से पहले अपने को वीडियो कंप्लीट कर लेना है।
बैटरी ज्यादा देर तक फोन की टिकती नहीं है। चलिए जी, तो बच्चों देखो पर्यावरण को लेकर भारत के क्या भारत क्या राय रखता है, भारत ने क्या कुछ कदम उठाया है पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसी के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। चलिए जी शुरू करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है पर्यावरण की बात करें तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ये देखो लिखा है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया? 2002 में इसने हस्ताक्षर किया था। भारत, चीन और अन्य जो हमारे, ज्यादा छोटा है, ज्यादा लेटर जो है हमारे ज्यादा छोटा है, थोड़ा सा सही से इसको पतला करना पड़ेगा तब जाके हम मैं समझा पाऊंगा। हाँ जी, तो भारत, चीन और अन्य जो विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। देखो क्योटो प्रोटोकॉल जब हुआ तो इसमें जो हमारे विकासशील देश है, जैसे कि चाइना जैसे देश की बात कर ले, हम भारत जैसे देशों की बात करें, तो इनको क्योटो प्रोटोकॉल से छूट दी गई है। क्योटो प्रोटोकॉल में आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को लेकर कुछ मतलब नियम बनाए गए थे कि भाई इस लिमिट में रह के मतलब देश जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो इसमें छूट दी गई है भारत और चाइना जैसे देशों को। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना जाता है। जो औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और औद्योगिकरण का जो विस्तार हुआ यूरोप में, खास करके अमेरिका जैसे देशों में, तो उससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि हुई है ना। 2005 में क्या होता है कि जून में ग्रुप 8 के जो देश है, जो दुनिया के 8 पावरफुल देश आपको पता है, उनका ये जो संगठन है ग्रुप 8 जिसको हम बोलते हैं, इनकी बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों ने ग्रीन हाउस गैस की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। तो ये जो ग्रुप 8 का जब बैठक हुआ तो भारत ने ये बात कही कि विकासशील देशों का ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में योगदान कम है, जो विकसित देश है उनका ज्यादा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी कि आपको पता है UNFCCC की हम बात करें, इसके अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिकरण होते देश जैसे कि ब्राजील, चाइना, भारत के नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। मतलब ये जो संधि हुआ, इस संधि के माध्यम से कहा गया भारत, चाइना जैसे देशों को कि वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करे, कम से कम करने की कोशिश करे। भारत इसके खिलाफ है। भारत ने भाई बोल दिया, वही बात भारत कहता है ना, कि भाई विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस कम उत्सर्जित होता है, विकसित देशों में ज्यादा हुआ है। यही दलील भारत रखता है। देखो भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बजाय विश्व के औसत जो कार्बन का उत्सर्जन है उससे आधे से भी कम है भारत में। ठीक है, मतलब 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि आधे से भी कम होगा भारत में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, है ना। 2000 तक क्या ये डाटा दे रखा है, 2000 तक का भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो था वो 0.9 टन था। और पूरे अगर हम देखो बाकी यहाँ पे पूरे विश्व का बता रखा है कि 3.8 टन प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति मतलब यहाँ पे डाटा दे रखा है जो कि 2000 में था, है ना, 2000 के आसपास की बात की जा रही है। बिल्कुल मतलब 2030 तक इतना रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। प्रति व्यक्ति जो कार्बन का उत्सर्जन है इतना रहेगा। और भारत में 2000 तक मात्र 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है ना, आधे से भी कम रहेगा भारत में। ठीक है, तो ये भारत दलील देता है कि हमारे विकासशील देशों में जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो आगे चल के भी कम ही रहने वाला है। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत करती रही है। मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत सरकार जो है वो अनेक कदम उठाती रही है। चलिए जी, कौन कौन से कदम उठाए हैं एक बार जरा हम इस पे गौर फरमाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है भैया, कौन कौन से कदम उठाए हैं। देखो भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। तो भारत ने सबसे पहला कदम क्या उठाया, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन जो है, जैसे CNG की बात कर ले, आप दिल्ली में देखेंगे कि भाई जो DTC की सारी बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें हो चुकी है या फिर CNG के माध्यम से चलती है ना। तो ये चीज किया। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें जो सुरक्षित ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया खास करके, है ना। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल की गई। ठीक है, 2001 में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, इसमें
ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल की गई कि भाई ऊर्जा जो है उसको हमें हानि नहीं करना है, सही से इसका इस्तेमाल करना है, कारगर ढंग से इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। इसके अलावा भारत ने दक्षेस के माध्यम जो दक्षिणी एशिया देशों का संगठन है सार्क जो है, सार्क में शामिल देशों का पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों पर एक समान राय बनाए ताकि इन क्षेत्रों की आवाज वजनी से हो सके। तो भारत ये भी चाहता है कि जो साउथ एशिया के जो देश है वो क्या करे, एक साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए एक राय रखे ताकि अपनी बात को वैश्विक स्तर पे आसानी से रख सके। इसके अलावा देखो 2003 में बिजली अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, जिसमें पुनर्वाह ऊर्जा यानी कि जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, पुनर्वाह जो भी ऊर्जा होते हैं जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि सौर ऊर्जा की बात कर लो, पवन ऊर्जा की बात कर लो, है ना, इसको हम कह सकते हैं। प्राकृतिक गैसों के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जा रहा है। मतलब कि प्राकृतिक गैस, ऐसे गैस जो कि पर्यावरण को बहुत कम प्रदूषित करते हैं, उस पर आधारित जो औद्योगिक विकास है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। देखो आगे क्या लिखा है, भारत के बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा, है ना। 2011-12 तक एक मतलब मिशन चला रही है भारतीय सरकार, एक राष्ट्रीय मिशन चला रही है जिसके माध्यम से 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा। इसमें 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बायोडीजल के उत्पादन पर भी बहुत ज्यादा जोर इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। 2 अक्टूबर 2016 तक भारत को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया। 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने क्या किया, पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए यह समझौता हुआ था। ठीक है जी। तो पेरिस आपको पता है किस देश की राजधानी है, कमेंट में आप लोगों को बताना है पेरिस किस देश की राजधानी है, आप सभी को कमेंट में बता देना है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, है ना, उन आंदोलन की बात यहाँ पे करने वाले हैं। एक आप लोगों ने चिपको आंदोलन सुना होगा, ठीक है। इस बुक में वैसे वैश्विक स्तर के आंदोलन की बात की गई है। चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ और कब हुआ था, कमेंट में बताओगे, सब बताओगे सारे बच्चे। चिपको आंदोलन जिसमें पेड़ों को, वनों को कटने से बचाने के लिए चिपक गए, है ना, और वनों को कटने से बचाया। तो चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था और कब हुआ था, डेट भी बताने आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण आंदोलन की बात करें तो आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन के रूप में शुमार किया जाने लगा है ना जी। बहुत ज्यादा फेमस हो गया पर्यावरण आंदोलन। दक्षिणी देशों में मसलन जैसे कि मैक्सिको की बात कर लो, चिले की बात कर लो, ब्राजील की बात कर लो, मलेशिया की बात कर लो, ठीक है, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात कर लो, अफ्रीका महादेश की बात कर लो, या फिर भारत जैसे देशों की बात कर लो। तो वन आंदोलन जो है, वनों को बचाने के लिए जो आंदोलन चले हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पे आंदोलन हुए हैं। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूदा सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। खनिज उद्योग आप सभी को पता है कि खनन करके जो जमीन के नीचे से जो खनिज संसाधन होते हैं उसको निकालते हैं। तो खनिज उद्योग जो है वो भारत मतलब सबसे ताकतवर उद्योग जो है वो खनिज उद्योग है, और इसमें बहुत ज्यादा रसायन का इस्तेमाल होता है। पर्यावरण के प्रदूषण में खनिज उद्योग का बहुत ही ज्यादा योगदान है। देखो क्या लिखा है आगे, खनिज उद्योग की यहाँ पे बात की गई है कि खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूदा संसाधन को बाहर निकालता है, रसायन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है, स्थानीय वनवासियों को विस्थापित करता है ये उद्योग, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक उद्योग है ये, जिसमें रसायन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आगे क्या लिखा है, फिलीपींस जहां कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। तो ये फिलीपींस का एग्जांपल हो गया, जहां पे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम क्या है, वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, है ना। इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाया। इस कंपनी का विरोध इसके स्वदेशी यानी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ठीक है। स्वदेश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस कंपनी का विरोध हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की परोकारी के कारण भी हुआ था। जो आदिवासियों का जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया में इसका विरोध हुआ, ठीक है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। तो कुछ बांध विरोधी आंदोलन भी है ना। बड़े बांधों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने इंडिया का एक एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बनाया जा रहा था उसके खिलाफ हुआ था, ठीक है। 1980 के दशक, आगे क्या लिखा है, 1980 के दशक की शुरुआत में
और मध्यवर्गीय वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन, तो दक्षिणी गोलार्ध का ही देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके प्रवृत्ति वन को बचाने के आंदोलन के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चला था, जिसको दुनिया का सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन भी हम कह देते हैं। ठीक है जी, यह वन और बीजनपन के हित की बाधा करने वाला आंदोलन तो था ही, बांध विरोधी आंदोलन भी था। मतलब वनों की रक्षा के लिए आंदोलन तो चलाया ही चलाया गया था, साथ ही साथ ये बांध विरोधी आंदोलन भी था। बांध आप समझते हैं ना, बांध का मतलब होता है डैम। ठीक है, जो कि पानी की गति को रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। तो ये बांध विरोधी आंदोलन था। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में चल रहे बांध विरोधी आंदोलन में एक नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नर्मदा आंदोलन आप सभी को पता है, नर्मदा नदी पे जो बांध बनाए जा रहे थे उसके खिलाफ यह आंदोलन चला था। अब बात कर लेते संसाधनों की भू राजनीति। देखो सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझा दूंगा। बस यहाँ पे आपको एक तो पेट्रोलियम जो संसाधन है और एक जल संसाधन है, उसके बारे में ज्यादा अच्छे से समझना है। इस पेज पे बता रखा है कि संसाधनों की भू राजनीति जो है ना, वो स्टार्टिंग से चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लो, या जब अंग्रेजों की बात करें, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो या यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो दुनिया के बहुत सारे देश अलग अलग देशों में गए, है ना, इमारती लकड़ियों को लेके आए ताकि अपने समुद्री जो सेना है उसको मजबूत कर सके, नए नए जहाज बना सके, नए नए नाव बना सके, ताकि अपनी सेना को मजबूत कर सके और सेना के दम पे पूरे दुनिया पे कब्जा कर सके। तो स्टार्टिंग में जो इमारती लकड़ियां है ना, इसको लेकर जो संसाधनों की भू राजनीति हुई, है ना, इसी को लेकर ज्यादातर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसी के बारे में यहाँ पे इस पेज पे बता रखा है। हम सीधा तेल भंडार की बात कर लेते हैं। देखो अभी की बात करें तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है वो है तेल, है ना। तेल एक महत्वपूर्ण ईंधन है। आपको जहाज चलाना है, आपको समुद्री जहाज चलाने हैं, आपको ट्रेन चलाना है, सब चीज के लिए तेल तो चाहिए ना भैया, पेट्रोलियम संसाधन तो चाहिए ना, चाहिए, है ना। तेल के साथ विपुल संसाधन जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष होते रहते हैं। आप देख लो, जिन देशों में पेट्रोलियम संसाधन है वो देश कभी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं रहते बच्चों, है ना। वहां पे हमेशा संघर्ष होते रहते हैं। आप मध्य एशिया के देशों की बात कर लो, आप इराक, ईरान, सीरिया वगैरह की बात कर लो, सऊदी अरबिया की बात कर लो, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा हिंसा वगैरह होते रहते हैं तेल को लेकर। खास करके ईरान, इराक, ये दो देश ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा संघर्ष होता है ना। तो पश्चिमी एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया जिसको हम खास करके खाड़ी क्षेत्र के कुछ देश है ना, तेल उत्पादन का लगभग 30% मुहैया करा देते हैं। ठीक है, 30% जो तेल है वो इन खाड़ी देशों में मिल जाता है। इराक, ईरान वगैरह की हम बात करें, इन देशों में मिल जाता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का लगभग 64% हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि 64% जो तेल पूरी दुनिया में है ना, उसका मतलब 100% तेल जो पूरी दुनिया में मौजूद है, उसमें से 64% तो भाई सिर्फ इतनी खाड़ी देश है उनमें मौजूद है। यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सिर्फ सऊदी अरब के पास 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो एक चीज और समझ गए यहाँ पे कि सऊदी अरब के पास सबसे ज्यादा तेल भंडार है भाई। इराक का जो तेल भंडार है वो सऊदी अरब के पास दूसरे नंबर पे आ जाता है। इराक के पास तेल भंडार लगभग 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा हो सकता है, ऐसा अनुमान है। 112 अरब बैरल में नापा जाता है इसको, तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो तेल भंडार को लेके जो भू राजनीति चलेगी, है ना, संसाधनों की जो राजनीति है, ये अभी भी चल रहा है और आगे भी हो सकता है। आगे चल के देखो, एक और संसाधनों को लेके बहुत ज्यादा संघर्ष होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं जल संसाधन। जल संसाधनों को लेके काफी ज्यादा भयंकर मारकाट आगे चल के होने वाला है। और ऐसा माना जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो तेल के कारण ही होने वाला, तेल कह रहा हूं, पानी की वजह से ही होने वाला है, क्योंकि लगातार जो स्वच्छ जल है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना। क्या लिखा है, विश्व राजनीति के लिए पानी महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी लगातार कम होता जा रहा है। विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। देश के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई है, मतलब बहुत सारे हिंसाएं हुई है जल को लेके। देखो कुछ उदाहरण दे रखे हैं। 1950 से 60 के दशक में इजराइल
सीरिया और जॉर्डन के बीच में संघर्ष हुआ था। इसमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी, है ना। जॉर्डन और जो यामुक नदी है उनके पानी के बहाव को रोकने के लिए, पानी के बहाव की दिशा को मोड़ने के लिए जो कोशिश की थी, इसकी वजह से इनके बीच में संघर्ष हुआ। तुर्की, सीरिया, इराक के बीच में फरात नदी के बंटवारे को लेकर भी भाई बहसें हो रखी है। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में फरात नदी के जल के बंटवारों के लेके कुछ संघर्ष, कुछ आनाकानी हो रखी है। तो ये एग्जाम्पल है पानी के लिए जो संघर्ष हुए हैं उसके, ठीक है जी। मूलवासियों की बात कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस फोन स्विच ऑफ होने से पहले भाई चैप्टर कंप्लीट करवा देना है। लगभग 45 मिनट की वीडियो हमारी बन चुकी है। देखो मूलवासी होते कौन है, मूलवासी से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल परिभाषा, मूलवासी उन लोगों को कहा जाता है जो मौजूदा स्थान पे पैदा हुए और उसी स्थान पे अभी तक बने हुए हैं, वहां से उनको कोई हिला नहीं पाया, कोई डोला नहीं पाया, तो उसको मूलवासी कह देते हैं, ठीक है। भारत में हम इनको आदिवासी कहते हैं। इंडिया में क्या कहा जाता है जी मूलवासियों को? तो आदिवासी कह देते हैं, ठीक है जी। ये अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो पुरानी पहचान है, वो चाहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। सरकारों से यही डिमांड रखते हैं कि भैया वो जैसा है वैसे रहने दो, उनको जंगलों से ना निकालो, उनके अपने घरों से ना निकालो, वहीं पे रहना चाहते हैं, वहीं पे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। यही उनकी मुख्य डिमांड है कि उनके उन जंगलों से, उनके घरों से उनको ना निकाला जाए, ठीक है। चलो एक बार रीड कर देते हैं जी। लिखा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में क्या किया? ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जनजातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया था, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि किसी देश में बहुत लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं और फिर बाहरी ताकतें आई और उनको गुलाम बना लिया, तो ऐसे लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासी कहा है, ठीक है। भारत में 30 करोड़ मूलवासी निवास करते हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग 8% है। तो 30 करोड़ मूलवासी भारत में रहते हैं। भारत में मूलवासियों के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। 1975 में मूलवासियों का संरक्षण वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बना। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल जो है ये मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1975 में बनाया गया था। देखो यहाँ पे कुछ संख्या बता रखी है, आदिवासियों की संख्या दे रखी है कि इस देश में कितने कितने आदिवासी रहते हैं, मतलब कि आदिवासी कह रहा हूं, मूलवासी रहते हैं। तो फिलीपींस की बात करें तो कोरडिलेरा क्षेत्र में लगभग 20 लाख मूलवासी रहते हैं। चिले होगा यहाँ पे, चले नहीं होगा, चिले होगा, आई थिंक चिले, ठीक है जी। चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। मापुसे नामक मूलवासी रहते हैं। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूर्व में लगभग 50 कुना नामक मूलवासी रहते हैं। 50 लाख होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, 50 लाख नहीं, यहाँ पे कोई संख्या 50 कुना बस दे रखा है, 50 कुना मूलवासी रहते हैं। एक बार डाटा देख लेना भाई, ये डाटा एक बार आप एनसीईआरटी बुक से मिला लेना, ठीक है। उत्तरी सोवियत में बात करें तो 10 लाख मूलवासी, यानी कि उत्तरी सोवियत संघ की बात की जा रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग 10 लाख मूलवासी रहते हैं। आजादी के बाद से मूलवासी की मांग है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने और एक स्वतंत्र समुदाय इनको माना जाए और स्वतंत्र पहचान रखने का अधिकार इनको मिले। आजादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। जो आजादी के बाद से क्या हुआ है कि भाई इनको विस्थापित होना पड़ रहा है, बहुत सारी परियोजनाएं चलती है, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जंगलों को काटा जाता है, जिसके वजह से इन आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है। तो इस चीज पे ध्यान दिया जाए, उनको अपने घरों से, जंगलों से विस्थापित न किया जाए। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ने लगे। मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने लगे। कुछ यहाँ पे और पॉइंट्स वगैरह है, उसको रीड करते हैं और चैप्टर को हम खत्म करते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें उनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिला है। जो उनकी जो डिमांड है उसको मानना पड़ा भाई सरकारों को, है ना। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ, जो कि इनके अधिकारों के लिए काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसके परामर्श को मानती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल है, वो अगर आदिवासियों के अधिकारों की मांग कर रही है, उनकी रक्षा के लिए कोई कदम उठा रही है, तो उसको सपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ भी करती है। अब
है ना। आदिवासियों के सरोकारों से संबंधित 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है और 10 स्वयंसेवी संगठन है उनको भी सेम दर्जा मिला है, परामर्शदायी परिषद का दर्जा उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लगभग 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए भाई। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।